जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। अप्रोच टू पेशेंट विथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जैसे कि मैंने हीमोस्टेसिस, कोगुलेशन और कोगुलेशन की अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में चर्चा करी थी। अगर इसके बारे में आपने नहीं देखा है वीडियो तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, जो कि हीमोस्टेसिस है और कोगुलेशन के ऊपर बना रखा है मैंने। तो इन दोनों को ज़रूर देखिए, जो कि आपको लिंक पिन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, यानी जो कोगुलेशन के डिसऑर्डर्स होते हैं उसका अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या होता है। इसमें हम लोग बात करेंगे एक एक करके ब्लीडिंग टाइम पे, क्लॉटिंग टाइम की और थोड़ा सा प्लेटलेट काउंट की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्वेश्चंस आता रहता है और इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे अराइज हो सकते हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने हीमोस्टेसिस में भी बता रखा था कि जैसे ही कोई भी कट लगती है तो वहाँ से ब्लड हमारा लॉस होना स्टार्ट होता है और आफ्टर सम टाइम्स वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ब्लीडिंग स्टॉप इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स का रोल आता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल आता है और एक तरह का क्लॉट या सॉलिड पोर्शन बना देता है ब्लड का, जिससे हमारा जो भी वुंड है या कट एरिया है वो फिल हो जाता है और ब्लड हमारा लॉस होने से बच जाता है। ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। एनी डिफेक्ट इन दीज कंपोनेंट्स कैन रिजल्ट इन ब्लीडिंग टेंडेंसीज, यानी जो भी हमारा प्लेटलेट है या क्लॉटिंग फैक्टर्स है, इनमें अगर कोई भी तरह का डिफेक्ट आ रहा है तो ये हमारा ब्लीडिंग टेंडेंसी को प्रमोट करता है या ब्लीडिंग टेंडेंसी शो कराता है। ब्लीडिंग टेंडेंसी को इवेलुएट करने के लिए हम कुछ 3 तरह के टेस्ट कर सकते हैं। पहला ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट काउंट, क्लॉटिंग टाइम। ये 3 तरह के टेस्ट हमारे जनरली यूज होते हैं, जो भी हमारा ब्लीडिंग टेंडेंसी को इवेलुएट करने के लिए या पेशेंट के साथ क्या स्कोप है ब्लीड होने का, इसका पता लगाने के लिए हम 3 तरह के टेस्ट कर सकते हैं, बीटी, सीटी और प्लेटलेट काउंट। आजकल मॉडर्न लैब्स में पीटी, एपीटीटी का टेस्ट करके भी हम ब्लीडिंग टेंडेंसी को पता लगा रहे हैं। ये जो ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम है ये हमारा ओल्ड और पुराना मेथड हो जाएगा। आजकल जैसे ही कोई सर्जरी डॉक्टर रिकमेंड करता है तो उसके पहले हम एक टेस्ट करते हैं प्री सर्जिकल प्रोफाइल, जिसमें पीटी, एपीटीटी, पीसीआईएनआर ये सब लगाते हैं और हम पता लगाते हैं ब्लीडिंग टेंडेंसी को। वैसे ही हम ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा लेंथी प्रोसीजर होता है, वास्ट प्रोसीजर होता है और ये इजी नहीं होता है परफॉर्म करने। इसलिए हम क्या करते हैं कि पीटी, एपीटीटी, पीसीआईएनआर ये सब करने के लिए जनरली हम सोडियम साइट्रेट जो 3.2% का वायल होता है उसमें पेशेंट का 2 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं और लैब को भेज देते हैं, और जिससे प्री सर्जिकल प्रोफाइल हमारा टेस्ट लग जाता है, जिससे हमें ब्लीडिंग टेंडेंसी के बारे में पता चल जाती है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये इन सब का बेसिक है। बेसिक जानने के लिए आपको डिटेल में ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम को समझना होगा। तो चलिए स्टेप वाइज अप्रोच में हम देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम कोई भी ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। सबसे पहला है हमारा क्लिनिकल हिस्ट्री या हिस्ट्री जो भी पेशेंट का है, पेशेंट कैसे कंप्लेंट्स कर रहा है उसके आधार पे हम उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे पहला हम म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग देख सकते हैं। म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग में हम पिटैकी शो हो सकता है, परप्यूरा हो सकता है, स्किन के ऊपर रैशेस दिख सकते हैं, एपिस्टैक्सिस हो सकता है, गम ब्लीडिंग हो सकता है, मिनोरेक्सिया हो सकता है। ये सब हमें देखने को मिल सकता है म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग के अंदर। ये सजेस्ट ये करता है कि प्लेटलेट्स के अंदर कुछ खराबी है, प्लेटलेट डिस्फंक्शन है या ब्लड वेसल्स के अंदर कोई डिफेक्ट आया है। हो सकता है कि ब्लड वेसल्स जो है माइक्रोवस्कुलेचर है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे गैप जो है सेल के बीच में जो यहाँ पे इंडोथेलियल है उसमें गैप बढ़ गया है,
तो इसके वजह से जो प्लेटलेट्स हैं या ब्लड के सेल्स हैं वो लीक आउट कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग का। दूसरा हमारा होता है डीप टिश्यू या ज्वाइंट ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है कि हेमेटोथ्रोसिस हो सकता है, हिमेटोमा हो सकता है, यानी डीप वेन के अंदर या डीप कैविटीज जो होती हैं, डीप टिश्यू स्पेस होता है, उसके अंदर हमें हिमेटोमा देखने को मिल सकता है। जैसे आप लोग कभी नीडल लगाते हैं तो वहाँ पे हिमेटोमा बन जाता है, अगर प्रॉपर नीडल इंसर्ट नहीं होती है या प्रॉपर कलेक्शन नहीं होता है या टॉर्निक्यूट ज़्यादा लंबे टाइम तक अप्लाई कर देते हैं तो हिमेटोमा बन जाता है। ये सजेस्ट करता है कोगुलेशन फैक्टर की डिफिशियंसी को, या कोगुलेशन फैक्टर की डिफिशियंसी के साथ साथ कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर की एबनॉर्मलिटी में ये हमारा डीप टिश्यू या ज्वाइंट ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। इसके क्या अप्रोच हो सकते हैं फाइंड आउट करने का लेबोरेटरी के अंदर? तो सबसे पहला अप्रोच हो सकता है हमारा ब्लीडिंग टाइम इवेल्युएट करना, यानी कितनी देर तक ब्लड हमारा लॉस हो रहा है, ये होता है ब्लीडिंग टाइम। दूसरा हो सकता है क्लॉटिंग टाइम, यानी ब्लड जब भी वेसल के अंदर से रिलीज हो रहा है तो कितने टाइम में क्लॉट हो रहा है, ये क्लॉटिंग टाइम कर सकते हैं। या हमारा नेक्स्ट हो सकता है प्लेटलेट काउंट, कि हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। प्लेटलेट काउंट भी पता लगा सकते हैं हम इसके इवेल्युएशन के लिए। अब हम बात करते हैं पहले ब्लीडिंग टाइम की। जैसे कि डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लीडिंग टाइम एक टाइम इंटरवल होता है, जैसे ही हम स्किन का पंक्चर करते हैं वहाँ से लेके और जब तक हमारा ब्लड का लॉस सीजेस हो जाता है या ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, तब तक का समय हम इंटरवल हमारा ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। इसका यूज हम लोग जनरली करते हैं प्लेटलेट के फंक्शन का पता लगाने के लिए। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ब्लीडिंग टाइम का यूज क्या है, हम ब्लीडिंग टाइम क्यों कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट फंक्शन को पता लगाने के लिए और कैपिलरी के इंटीग्रिटी को पता लगाने के लिए, यानी कैपिलरी के अंदर ब्लड प्रॉपर फ्लो हो रहा है या नहीं, या कैपिलरी का कितना पोर साइज है, कितना उसमें इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन है कि नहीं, इसके लिए हम ब्लीडिंग टाइम कर सकते हैं। ये हमारा बेड साइड प्रोसीजर होता है, पेशेंट के बेड के साइड में हमें करना होता है, पेशेंट को एज ए तुरंत का तुरंत करके देना होता है। इसके दो मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है ड्यूक्स मेथड, दूसरा होता है आईवीज मेथड। इसको हम इंट्रावेनस मेथड भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, वैसे इसका नाम है आईवीज मेथड। ड्यूक मेथड जो होता है वो सिंपल होता है लेकिन कम स्टैंडर्डाइज होता है, इसके लिए हम ईयरलोप या फिंगर ट्रिप का यूज कर सकते हैं। आईवीज मेथड होता है ये ज़्यादा रिलायबल होता है और स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है क्योंकि इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है। इसका यूज हम फोरआर्म करते हैं, फोरआर्म पे इंसिजन लगा के करते हैं और इसके लिए हमें बीपी कफ की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं पहला ड्यूक्स मेथड की। ड्यूक्स मेथड जो होता है ये कम स्टैंडर्ड है लेकिन ज़्यादा अप्लीकेबल है, ज़्यादा यूज होता है ड्यूक मेथड। इसके लिए हम पेशेंट का ईयरलोब चूज करते हैं सैम्पलिंग के लिए या फिंगर टिप यूज करते हैं सैम्पलिंग के लिए। ये रिफ्लेक्ट करता है प्लेटलेट्स के नंबर, प्लेटलेट के फंक्शन और कैपिलरी के इंटीग्रिटी को, यानी प्लेटलेट कितनी अमाउंट में है, प्लेटलेट कितना सक्रिय है, कितना काम कर रहा है, कितना क्लॉट बना रहा है, और कैपिलरी की इंटीग्रिटी क्या है, ब्लड वेसल के अंदर या कैपिलरी के अंदर ब्लड प्रॉपर फ्लो हो रहा है या नहीं। इसको शो करता है ड्यूक्स मेथड से ब्लीडिंग टाइम। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 1 से 3 मिनट होता है, 1 मिनट से 3 मिनट तक हो सकता है, यानी आपको कहीं कट लगता है तो 1 से 3 मिनट तक ब्लड ब्लीड हो सकता है, ब्लड मतलब बॉडी से लॉस हो सकता है 1 से 3 मिनट के लिए। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है जैसे ही कट लगती है उसको जेंटल प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है, उस पर थोड़ा दबा के रख दिया जाता है जैसे ही कट लगता है। गाँव में आपने देखा होगा कहीं भी कट लगा तुरंत उसको दबा दिए। तो ये होता है हमारा ब्लीडिंग टाइम को मतलब पार करने का समय, जिससे हमारा ब्लड लॉस मिनिमाइज हो सके। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहला हमारा स्टेराइल लेंसेट या नीडल, जिससे हम फिंगर प्रिक कर सकते हैं इजीली। दूसरा हमारा होता है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जनरली हमारा वाट्समैन फिल्टर पेपर यूज हो सकता है या ब्लॉटिंग पेपर यूज हो सकता है। ब्लॉटिंग पेपर को हम कम यूज करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है, हम वाट्समैन फिल्टर पेपर को ही ज़्यादा चूज करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है स्टॉप वॉच या टाइमर, फिर है स्पिरिट स्वैप्स या एंटीसेप्टिक्स या कॉटन स्वैप्स। ये सब हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर बहुत आसान है। सबसे पहले ईयरलोप या फिंगर टिप जो भी है, आपने जो भी एरिया सेलेक्ट किया है उसको एंटीसेप्टिक से डिसइंफेक्ट करेंगे। डिसइंफेक्ट करने के बाद से स्टेराइल लेंसेट लेंगे और एक स्मॉल पंक्चर करेंगे। पंक्चर का साइज लगभग 3 से 4 mm डीप होना चाहिए ताकि ब्लीडिंग प्रॉपर हो सके। जैसे ही हम ब्लड अपीयर होगा तुरंत स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। स्टॉप वॉच जैसे ही स्टार्ट करेंगे, जैसे ही 30 सेकेंड्स होगा, एवरी 30 सेकेंड्स पे, हर एक 30 सेकेंड्स पे हम जो ड्रॉप आया रहेगा ब्लड का उसको वाइप कर देंगे, जो भी फिल्टर पेपर हम यूज कर रहे होंगे उससे। और ऐसे वाइप करेंगे कि हमारा ड्रॉप अलग अलग एरिया में काउंट हो सके, विजिबल हो सके। और वुंड को बार बार टच नहीं करेंगे और ड्रॉप को वाइप करते रहेंगे। तब तक वाइप करेंगे जब तक कंप्लीटली हमारा ब्लीडिंग रुक ना जाए। हर एक 30 सेकेंड पे वाइप करते रहेंगे। ये हमारा प्रोसीजर जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप होगी तो हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। एक मेथड और यूज कर सकते हैं। जितना आपने ड्रॉप काउंट किया, मान लीजिए आपने 3 ड्रॉप काउंट किया, तो 3 ड्रॉप को गुणा कर देंगे हम 30 से, यानी हर एक 30 सेकेंड पे हम वाइप कर रहे हैं तो 3 ड्रॉप को 30 सेकेंड से गुणा करेंगे। जो टाइम आएगा, जैसे 90 सेकेंड्स आ गए तो ये हमारा 90 सेकेंड जो होगा ब्लीडिंग टाइम हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा आईवीज मेथड की। ये हमारा ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होता है और मोर एक्यूरेट इन द कंपैरिजन ऑफ ड्यूक्स मेथड। यहाँ पे हमें रिक्वायर होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेराइल लेंसेट या सर्जिकल ब्लेड, स्टॉप वॉच, फिल्टर पेपर, एंटीसेप्टिक्स। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है स्फिग्मोमैनोमीटर या बीपी कफ। ये भी वही सेम चीज़ बताता है, प्लेटलेट नंबर, प्लेटलेट फंक्शन और वेस्कुलर इंटीग्रिटी। यहाँ पे हम थोड़ा एडवांस प्रोसीजर अपनाते हैं और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 2 से 7 मिनट का होता है। यहाँ पे 2 से लेके 7 मिनट तक ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड इंसिजन लगाते हैं हम। इसका प्रोसीजर है, सबसे पहले जो भी हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, मेनली हमारा 4 आर्म का एरिया होता है, वो सेलेक्ट करना होता है कि वो किसी भी तरह का लीजन ना हो उसमें या स्कार ना हो। स्कार मतलब जैसे ही कोई इंजरी होती है तो उसके बाद से व्हाइटिश कलर का जो स्किन बच जाता है उसको हम स्कार बोलते हैं। तो जो भी एरिया सेलेक्ट करेंगे वहाँ पहले से कोई स्कार नहीं होना चाहिए और कोई भी वुंड नहीं होना चाहिए, कोई भी रैसेस, पिटैकी वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद से जो भी एरिया हम सेलेक्ट करेंगे उसको डिसइंफेक्ट करेंगे प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट से। उसके बाद से बीपी कफ अप्लाई करेंगे और उसको इन्फ्लेट करेंगे 40 mm Hg तक, ताकि वेनस प्रेशर जो हो वो प्रॉपर मेंटेन हो सके। उसके बाद से क्लीन करेंगे जो भी एरिया हमने सेलेक्ट किया है। बीपी कफ अप्लाई करने के बाद से भी क्लीन कर सकते हैं, पहले भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में ज़्यादा बेटर होता है क्लीन करना। क्लीन करने के बाद से हम एक स्टैंडर्डाइज इंसिजन मेक करेंगे लगभग 1 मिलीमीटर डेप्थ में, और 10 mm यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। 10 mm बहुत ज़्यादा होता है। 1 mm और 1 mm लॉन्ग हम इंसिजन मेक करते हैं लेंसेट से या ब्लेड से। उसके बाद से जैसे ही हम इंसिजन मेक करते हैं स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए ये आपका हाथ हो गया, डायग्राम मेरा बहुत रफ है, मैनेज कर लेना आप लोग। यहाँ 4 आर्म पे हम एरिया ये सेलेक्ट करते हैं। एरिया सेलेक्ट करने के बाद एक इंसिजन हमने यहाँ बना दिया, दूसरा इंसिजन हम इससे 10 सेंटीमीटर एबव यहाँ पे बना दिए। तो यहाँ पे एक इंसिजन जो होगा वो एज ए कंट्रोल काम करेगा और एक इंसिजन हमारा एज ए टेस्ट काम करेगा। तो यहाँ पे हम 2 इंसिजन बनाते हैं। तो जैसे ही इंसिजन हम मेक किए, जैसे ही हमने प्रिक किया, उसके जस्ट बाद हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद से
सेम काम करते हैं, हर एक 30 सेकेंड पे हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं, वाट्समैन फिल्टर पेपर, और उससे हर ड्रॉप को वाइप करते जाते हैं। जब तक वाइप करते हैं तब तक कि ब्लड हमारा कंप्लीटली स्टॉप ना हो जाए ब्लीड करना, और फिर से वैसे ही टाइम का कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि हमारा ब्लीडिंग टाइम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया हमारा 400 ड्रॉप्स, तो 4 से गुणा कर देंगे 30 से, तो हमारा हो जाएगा 120 सेकेंड यानी 2 मिनट्स। ये हमारा हो जाएगा ब्लीडिंग टाइम बाय आईवीज मेथड। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी हम इसको क्लिनिकली करते क्यों हैं। तो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम हमें देखने को मिलता है जैसे क्वांटिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, यानी प्लेटलेट्स की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो गई। तो जैसे ही प्लेटलेट की मात्रा कम होगी, ये हमारा क्लॉट करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तो हमारा ब्लीडिंग टाइम बढ़ के आएगा, ब्लड क्लॉट होने में दिक्कत होगी, देरी से क्लॉट होगा। दूसरा हमारा है क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसफंक्शन, यानी प्लेटलेट के काम करने में, उसकी क्वालिटी में कोई भी डिसफंक्शन आ गया, जैसे ग्लेंजमैन्स थ्रोम्बोस्थेनिया। ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स का अपना जो सरफेस पे जो इंटीग्रीन्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि प्लेटलेट अपना काम करना कम कर देता है, प्लेटलेट डिसफंक्शन होता है और प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होता है। दूसरा है बल्डान सोल्जर सिंड्रोम, यहाँ पर भी प्लेटलेट एडहेशन नहीं हो पाता है और प्लेटलेट एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, तो यहाँ पर भी क्लॉट होना दिक्कत होने लगता है, ब्लीडिंग बढ़ जाती है। अगला हमारा है वॉन विलेब्रांड डिजीज, यानी जो भी आपका एंडोथेलियन से चिपकाने का काम करता है वॉन विलेब्रांड फैक्टर, उसमें कोई डिजीज हो जाती है तो वहाँ पे प्लेटलेट डिस्फंक्शन या ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग हो जाती है, ये देखने को मिलता है। कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे एस्पिरिन, जिसको ब्लड थिनर भी बोलते हैं, NSAIDs, इसको भी हम ब्लड थिनर के रूप में देख सकते हैं, क्लोपिडोग्रिल, ये भी हम एज ए ब्लड थिनर कह सकते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ के आता है। नेक्स्ट हमारा है वेस्कुलर वॉल एब्नॉर्मलिटीज, जैसे स्कर्वी हो गया, हेरिडेटरी हेमोरेजिक टेलेंजियोस्टिक्सिया हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में दिक्कत आती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है इंटरनल, जिससे हमें म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग देखने को मिलता है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम विथ ब्लीडिंग सिम्टम्स, जैसे कोई भी ब्लीडिंग का सिम्टम हमें ऐसे फिजिकल या क्लिनिकल एग्जामिनेशन फाइंड होता है और हमारा ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रहता है, तो ये कोगुलेशन फैक्टर की डिफिशियंसी को बताता है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, इसको सजेस्ट करता है। तो इसके लिए हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉटिंग टाइम की, दूसरा, यानी हमारा ब्लड कितने टाइम में क्लॉट हो रहा है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्लॉटिंग टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ ब्लीडिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए विजिबल क्लॉट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। इट मेजर्स हाउ लॉन्ग ब्लड होल ब्लड टेक्स टू क्लॉट इन विट्रो एंड रिफ्लेक्ट्स द इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे ऑफ द कोगुलेशन कास्केड। ये हमें बताता है कि कितनी देर में हमारा जो ब्लड आउटसाइड ऑफ बॉडी क्लॉट हो रहा है और विजिबल क्लॉट हमें दिख रहा है, ये होता है क्लॉटिंग टाइम। यानी जैसे आपने ब्लड कलेक्ट किया किसी भी वायल में या किसी प्लेन ट्यूब में, तो कितनी देर में हमें क्लॉट देखने को मिलेगा, ये पूरा टाइम इंटरवल हमारा होता है क्लॉटिंग टाइम। और ये हमें बताता है पूरा इंट्रिंसिक पाथवे में कितना समय लगा और कॉमन पाथवे में कितना समय लगा, ये दोनों के टाइम को रिफ्लेक्ट करता है हमारा क्लॉटिंग टाइम। इसके हमारे 3 मेथड्स देखने को मिलते हैं, कैपिलरी ट्यूब मेथड, जिसको हम साइलिस मेथड भी बोलते हैं, स्लाइड मेथड, ये हमारा बहुत कम यूज होता है, और तीसरा हमारा है ली-वाइड मेथड। कैपिलरी ट्यूब मेथड और ली-वाइड मेथड, ये हमारे दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा भी याद रख सकते हैं, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिलरी ट्यूब मेथड की। यहाँ पे हम प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे ब्लड को हम फिल करते हैं एक नैरो ट्यूब में और टाइम एब्जॉर्ब करते हैं फिब्रिन थ्रेड का अपीयर होने का, जैसे कि लिखा है व्हेन ब्लड इज कलेक्टेड इनटू ए नैरो कैपिलरी ट्यूब
It begins to clot due to activation of intrinsic coagulation pathway by breaking the tube at intervals. The appearance of fibrin thread connecting the two broken ends makes the clot formation. यानी यहाँ पे एक नैरो ट्यूब होता है जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, पतला सा होता है। रिफिल आप लोग देखे होंगे, वैसे ही रिफिल के जैसे ही पतला सा नैरो ट्यूब होता है ग्लास का, जो कि कैपिलरी ट्यूब होता है। उसमें हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं और जैसे ही हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, क्लॉट हो जाता है और उसमें जैसे ही हम तोड़ेंगे तो फिब्रिन का थ्रेड अपीयर होने लगता है। तो इसमें हम ब्लड के फिल करने से लेके फर्स्ट जो फिब्रिन का थ्रेड अपीयर होता है स्टार्टिंग का, वो टाइम हमारा होता है क्लॉटिंग टाइम बाय कैपिलरी ट्यूब मेथड। तो ये हमारा इसका प्रिंसिपल हो गया, द टाइम इंटरवल बिटवीन filling of blood into a narrow capillary tube to the appearance of fibrin thread, it is called capillary tube method clotting time. इसके लिए हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे, तो स्टेराइल लेंसेट या नीडल, कैपिलरी ट्यूब्स, स्टॉप वॉच, कॉटन स्प्रिट, जो जनरल हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वही यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नॉर्मल वैल्यू की। तो 3 से 6 मिनट इसका नॉर्मल वैल्यू होता है क्लॉटिंग टाइम का एडल्ट्स में, और रूम टेम्परेचर पे इतना हमें देखा जाता है, ये हमारा क्लॉटिंग टाइम होता है। प्रोसीजर, सबसे पहले जो भी एरिया आपने सिलेक्ट किया है फिंगर टिप या ईयरलोब, उसको स्टेराइल करेंगे, फिर प्रिक करेंगे स्टेराइल लेंसेट से। जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप आएगा उसको कैपिलरी मोशन में कैपिलरी ट्यूब में फिल करेंगे। ध्यान देते हैं कि हमेशा 3/4 एरिया ही फिल करते हैं, कंप्लीट कैपिलरी ट्यूब को कभी फिल नहीं करते हैं। कैपिलरी ट्यूब को फिल करने के बाद से जैसे ही कैपिलरी ट्यूब फिल होता है स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं, और जो भी आपका कैपिलरी ट्यूब होता है उसके वन एंड को हम वैक्स से कवर कर देते हैं ताकि ब्लड हमारा प्रॉपर इसके अंदर सेटल हो जाए। उसके बाद से क्या करते हैं, हर एक 30 सेकेंड्स पे इसका एक किनारा लगभग 1 सेंटीमीटर का ब्रेक करते हैं। जैसे ही ब्रेक करेंगे बड़े सावधानी से ब्रेक करते हैं और ऐसा ब्रेक करते हैं कि वो एक दूसरे से अटैच रहे, हल्का सा ब्रेक करते हैं ताकि फिब्रिन का थ्रेड हमें विजुअलाइज हो सके। ऐसे ही रिपीट करेंगे हर एक 30 सेकेंड पे। जैसे ही हमें फिब्रिन का थ्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा कैपिलरीज के एंड पे, वैसे ही हम टाइम को नोट कर लेंगे और हम कैपिलरी ट्यूब को तोड़ना बंद कर देंगे। जो हमारा टाइम होगा वो हमारा होगा क्लॉटिंग टाइम। नॉर्मल रेंज 3 to 6 मिनट्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइड मेथड की। स्लाइड मेथड, when blood is placed on a clean glass slide, it clots due to activation of clotting factors by treating the blood drop with a needle at intervals. The appearance of fibrin threads indicates clot formation. यानी स्लाइड पे हम जनरली एक ड्रॉप ब्लड रखते हैं और नीडल से हम उसको अप्लाई करते हुए जैसे ही जेंटली हम मूव करते हैं या रोटेट करते हैं स्लाइड को तो हमें क्लॉट अपीयर हो जाता है। ये हमारा लेस कॉमन मेथड होता है। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट एज ए सेम चाहिए, स्टेराइल लेंसेट, क्लीन ग्लास स्लाइड, स्टॉप वॉच, स्प्रिट स्वैब, एप्लीकेटर स्टिक या नीडल, ये हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में क्या होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू पहले उसके बराबर ही है 3 to 6 मिनट जैसे कैपिलरी ट्यूब मेथड में होता है। प्रोसीजर में सबसे पहले क्लीन करेंगे, फिर फिंगर टिप को लेंसेट से प्रिक करेंगे और एक ड्रॉप ग्लास स्लाइड के सेंटर में ब्लड लेंगे और जैसे ही ब्लड को प्लेस करेंगे वैसे ही स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे और हर एक 30 सेकेंड्स पे जेंटली टिल्ट करेंगे यानी रोटेट करेंगे स्लाइड को, और एप्लीकेटर स्टिक या नीडल के यूज से हम चेक करेंगे कि क्लॉट हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही फिब्रिन का थ्रेड हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और टाइम नोट करेंगे, वो हमारा होगा क्लॉटिंग टाइम। ये हमारा स्लाइड मेथड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लीवाइट मेथड। लीवाइट मेथड भी काफ़ी इजी है, इसमें हम थोड़ा लेंदी प्रोसीजर अपनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्लॉटिंग टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन
द विड्रॉल ऑफ ब्लड एंड इट्स क्लॉट फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, वही लिखा हुआ है। इन दिस मेथड वेनस ब्लड इज कलेक्टेड इनटू क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब्स एंड ऑब्जर्व एट इंटरवल्स बाय टिल्टिंग द टाइम टेकन फॉर ए सॉलिड क्लॉट टू अपीयर इज रिकॉर्डेड। यानी यहाँ पे हम वेनस ब्लड को कलेक्ट करते हैं और इसको एक ट्यूब में कलेक्ट करते हैं। जैसे आपने 2 ml का सिरिंज लिया, 2 ml ब्लड कलेक्ट किया और 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में इसको ट्रांसफर कर लिया 1-1 ml। ऐसे प्रोसीजर में अभी बात करेंगे। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो स्टेराइल सिरिंज या नीडल, 3 क्लीन ड्राई ग्लास टेस्ट ट्यूब्स, वाटर बाथ जिसका टेम्परेचर 37 पे मेंटेन हो और स्टॉप वॉच। ये हमारा रिक्वायरमेंट्स होता है। इसका भी नॉर्मल वैल्यू 6 to 12 मिनट्स होता है एट 37 डिग्री सेल्सियस। यानी आप प्रोसीजर 37 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो 6 to 12 मिनट्स आ सकता है। वैसे ही रूम टेम्परेचर पे अगर प्रोसीजर कर रहे हैं तो थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। बात करें प्रोसीजर की, सबसे पहले हम 3 ml वेनस ब्लड को कलेक्ट करेंगे और ध्यान ये रखते हैं कि कोई भी एंटीकोगुलेटेड वायल यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। और जैसे ही सिरिंज में हम ब्लड कलेक्ट करते हैं उसको 3 टेस्ट ट्यूब्स में 1-1 ml ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद से जो भी टेस्ट ट्यूब हम लिए रहेंगे उसको कॉटन प्लग से कवर कर देंगे, यानी उसको कॉटन प्लग से प्लगिंग कर देंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ को। उसके बाद से एक रैक में रख के उसको वाटर बाथ में, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, उसमें रख देंगे। और जैसे ही हम ब्लड कलेक्ट करते हैं स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही वेनिपंक्चर करते हैं। और हर एक 30 सेकेंड्स के इंटरवल पे एक टेस्ट ट्यूब को उठाएंगे जो कि जिस पे टेस्ट मार्क किए रहेंगे, और एक जो टेस्ट ट्यूब होता है उस पर हम मार्क करते हैं कंट्रोल, और एक होता है हमारा टेस्ट 2 या टेस्ट करके मार्क कर सकते हैं। तो हर एक 30 सेकेंड्स पे हम जो टेस्ट वाला ट्यूब होता है, ट्यूब नंबर 1, उसको जेंटली टिल्ट करेंगे और क्लॉट के फॉर्मेशन को चेक करेंगे। जैसे ही हमें क्लॉट अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत हम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और जो हमारा कंट्रोल वाला ट्यूब है उसको हम कंफर्म कर लेंगे कि उसमें क्लॉट आया है कि नहीं, क्योंकि हम इसको जेंटली मिक्स कर रहे हैं टाइम टू टाइम हर एक 30 सेकेंड्स पे, तो इसमें एरर आने के चांस होते हैं। और लास्ट में जैसे ही इसमें क्लॉट दिखता है हम कंट्रोल वाले से कंफर्म कर लेते हैं। तो ये हमारा टेस्ट होता है। इसमें तीसरा ट्यूब जो होता है, तीसरे ट्यूब को हम एज ए क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कितने देर में क्लॉट हमारा फिर से डिसॉल्व हो रहा है, ये होता है क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम। तो जो टाइम हमारा निकल के यहाँ पे आएगा वो हमारा हो जाएगा क्लॉटिंग टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। तो प्रोलॉन्ग्ड क्लॉटिंग टाइम कब हो सकता है? तो ये हीमोफीलिया के केस में हो सकता है, ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है। सीवियर लिवर डिजीज में हो सकता है, लिवर डिजीज में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइज ही नहीं हो पाते हैं प्रॉपर, इसमें हो सकता है। विटामिन के डिफिशियंसी में हो सकता है, विटामिन के जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। डीआईसी में हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर क्लॉट के केस में हो सकता है। एंटीकोगुलेंट थेरेपी में हो सकता है, जैसे एंटीकोगुलेंट दे दे के हम ब्लड के क्लॉट के होने की टेंडेंसी को ही ख़त्म कर रहे हैं। अगर क्लॉटिंग टाइम शॉर्ट हो रहा है तो वो कब कब दिख सकता है? यूजुअली ये हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर में भी देखने को मिल सकता है और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स के हाइपर एक्टिवेशन में भी देखने को मिल सकता है हमारा प्रोलॉन्ग्ड क्लॉटिंग टाइम। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट के बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे प्लेटलेट काउंट और प्लेटलेट के फंक्शन के बारे में। ये हमारा अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के चलते ही देखिए अब चैनल बहुत ही जल्दी सब्सक्राइबर गेन करने वाला है और जल्दी ही जल्दी आपको हम खुशखबरी भी देने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।